हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और ये इंतजार में भी होंगे कब नया वीडियो डाला जाए। और इसके लिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देर करे हुए। आपको पता ही है हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम, टोटली प्योर हिंदी मीडियम छात्रों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सब स्टूडेंट्स को देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथियों को शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि हम किस तरह से आपको स्टडी दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने जो सेट सेकेंड आपका 2020 का चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको पढ़ा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दिया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए। इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए क्या है। दूसरा इसमें बताना है कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या है, किस तरह से कार्य करता है। तो हम आपको पूरा बताएंगे, रचना सहित बताएंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी रचना, कार्यविधि, सिद्धांत सब पूछा जाता है। तो इसका सिद्धांत तो पिछले सेट में आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो अन्योन्यकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब हम बिना देर किए हुए इसकी रचना के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं। देखिए क्या होता है, किस तरह से बनता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक हमने ये बना लिया। ये आयताकार फॉर्म में आयत के भीतर आयत बना लिया इस तरह से। और बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा करके बना लेते हैं। और यहाँ से इसे भी ये बन गया आपका। और साथ में इसमें जो प्लेट्स लगी होती हैं उनको हम शो कर देंगे। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। देखिए ठीक हो गया। और इसको भी यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं। सीधी सीधी पत्ती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें, इसमें कुंडली लगा देते हैं इस तरह से। ये तार जो है हम लपेट देंगे इस तरह से।
तार कर दिया हमने इसमें, और इस तरह से ये इधर तार बाहर आ गए इसके दो, यहाँ से एसी स्रोत है कोई, ऐसे यहाँ पर नीचे की कुंडली में जो तार है ये हम लपेट देते हैं। इसकी प्लेट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, यानी कि निवेशी वोल्टेज यहाँ लगाते हैं, एसी निवेशी वोल्टेज, और ये आपका है एसी निर्गत वोल्टेज, इसे हम आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं, या निवेशी प्रेरित विद्युत भाग बल है, सॉरी विद्युत भाग बल, और ये आउटपुट आपका विद्युत भाग बल है। तो आप इसको जो है सबसे पहले देखिए, मैंने चित्र आपको बनाया हुआ है रचना, इस रचना के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, एक आयताकार नरम लोहे की क्या होती है, क्रोड होती है, जिसको पटलित करके बनाते हैं। पटलित का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक पतली पतली पत्तियां ऊपर रख करके बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भंवर धारा उत्पन्न होती है उसमें विद्युत ऊर्जा की जो क्षय है, अर्थात भंवर धारा उत्पन्न होने की जो कंडीशन है बहुत कम हो जाती है। अब इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक कुंडली पर क्या है, मोटे तार के कम फेरे होते हैं, दूसरी कुंडली पर क्या होता है, पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं। एक को प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, एक को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली में हमेशा क्या है, विद्युत भाग बल यानी कि निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, और द्वितीय कुंडली से क्या होता है, हमें आउटपुट प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत वोल्टेज प्राप्त होती है। तो अब आप चित्र में यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो निशान दिख रहे हैं ये क्या है, पत्ती के ऊपर पत्ती, जैसे कॉपी का पेज होता है, एक पेज के ऊपर पेज, उसी तरीके से जो है पत्तियों के ऊपर पत्तियां जो है नरम लोहे की बनाई जाती हैं, ताकि उसमें भ्रमण धाराएं बहुत कम उत्पन्न हो और विद्युत ऊर्जा का बहुत कम भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो। तो इसको बचने के लिए इस तरह से उसका बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो ट्रांसफार्मर है दो तरह के होते हैं। एक तो आपका कौन सा है, हमने बताया था आपका, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली में मोटे तारों के फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में पतले तारों के फेरों की संख्या अधिक होती है, वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ देखो मोटे तार कम फेरे हैं, यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इसके विपरीत अगर प्राथमिक कुंडली में, इसको कहा जाता है प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली, जिधर हम वोल्टेज लगाते हैं, निवेशी वोल्टेज देते हैं, वो आपका प्राथमिक कुंडली, और जिससे बाहर निकलता है अर्थात निर्गत वोल्टेज जहां प्राप्त होता है वो आपका द्वितीय कुंडली होती है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और क्या होगा, द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम होगी। तो इस तरह से दो टाइप के ट्रांसफार्मर है वो हमने आपको बताया। अब क्या करना है, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये ट्रांसफार्मर की आपकी जो है इन कुंडलियों के नाम भी लिख दो यहाँ, इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या है,
प्राथमिक कुंडली। दूसरी क्या है, ये आपकी कहलाती है द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ठीक है। अब हम प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, निवेशी वोल्टेज देते हैं, यहाँ निवेशी होना चाहिए, निवेशी वोल्टेज, या हम कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल देते हैं। तो क्या होता है, इस जो कुंडली में तार है, इन तारों में विद्युत धारा बहने लगती है, और विद्युत धारा बहने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे क्या है, इसमें विद्युत धारा बहेगी तो क्या होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब इसमें धारा बहेगी तो धारा के पहले चक्र में, धारा इस तरह से बहती है ऐसे, तो प्रत्येक धारा के पहले चक्र में क्या होगी, जो कॉइल है हमारी, सॉरी ग्रोड है, ये ग्रोड क्या होगी, चुंबकित होगी। और दूसरे चक्कर में क्या होगा, ये दूसरी दिशा में चुंबकित होती है, अर्थात पहली दिशा में चुंबकित होगी और दूसरी दिशा में क्या होगी, विचुंबकित होगी। ये चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया से क्या होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होता है, जो कुंडली द्वितीयक आपके सामने रखी हुई है, इसमें भी प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, और उसका मान किसके बराबर होता है, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए कैसा होता है। यदि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी और ई एस, ठीक है, यहां पे हो गया। अच्छा, और इनमें फेरों की संख्या तथा कुंडलियों में तथा प्राथमिक द्वितीय कुंडली में, या ऐसे कह सकते हो, कुंडलियों में तार के फेरों की संख्या NP, NS है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, V, और आपको पता है धारा परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होता है उसका मान किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, वो ध्यान दीजिए। देखिए, प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम से आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या हुआ, EP बराबर माइनस NP V अपॉन में इतना, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, ये कह सकते हैं हम ES बराबर क्या होगा, माइनस NS d∅V अपॉन में dt, इनको भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, EP अपॉन, सेकंड से फर्स्ट को भाग दीजिए, ES अपॉन EP बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, NS अपॉन NP, ठीक है। अब अगर क्या है, ये जो प्रेरित विद्युत भाग, सॉरी निवेशी विद्युत भागबल है, यहाँ क्या है आपका निर्गत विद्युत भागबल या निवेशी वोल्टेज है। यहाँ पर अगर इसमें क्या है, कुंडलियों में कोई भी विद्युत ऊर्जा का अगर क्षय नहीं होता है, शक्ति क्षय नहीं होता है, तो क्या होगा, इसमें जो निवेशी विद्युत भागबल है वो आपके प्राथमिक कुंडली में विभवांतर Vp के बराबर होगा, और जो निर्गत आपका विद्युत भागबल है वो क्या होगा, निर्गत वोल्टेज Vs के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे,
यदि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में विभवांतर कौन सा है, वीपी तथा वीएस है, तो क्या होगा, हमने आपको बताया कि इसका विद्युत भागबल ईएस इसके बीएस के बराबर हो जाएगा और ईपी जो है इसके बराबर हो जाएगा, बीपी के बराबर हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, अर्थात आप इस तरह से ले सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसको एक बार रफ कर दूं। बहुत आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीजें आप इतनी समझ गए होंगे। ईपी बराबर माइनस एमपी, ये कहाँ से आता है, फैराडे के प्रथम नियम से। प्रेरित विद्युत भागबल ई जो है वो किसके, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये कहाँ से आया, ई बराबर होता है एन डी फाइव बी अपॉन डी टी से। तो वहां पर पी है बीपी लगा दीजिए, सकते द्वितीय कुंडली है ऐसा लगा दीजिए, भाग दे देंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये कर सकते हैं आपका बी एस अपॉन बी पी बराबर ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। ये बराबर होता आर के, और आर क्या है, आर ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात है। आर क्या है, परिणमन अनुपात। इन सभी का जो अनुपात है वो आर कहलाएगा। इसे हम ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। और इसका मान जो है ग्रेटर देन 1 किसके लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से अधिक होता है, और लेस देन 1 कब होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक बात, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, शक्ति का ट्रांसफर होता है, निवेशी शक्ति, तो हमें क्या होगा, आउटपुट भी मिलेगा। तो क्या करेंगे, अगर इसमें क्या है, शक्ति क्षय बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, निवेशी शक्ति जो है वो क्या होगी, निर्गत शक्ति के बराबर होगी। और देखिए किस तरह से, तो यहां पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम, ये सूत्र अभी आया है, इसको हम धारा के फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा का भी रोल है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जब ऊष्मा क्षय बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा, निवेशी, निवेशी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति, यानी कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर। P बराबर क्या होता है, BY, आप जानते हैं इसी तरह से, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं प्राथमिक कुंडली, तो BP हो जाएगी, यहाँ IP हो जाएगी। द्वितीय कुंडली की बात करेंगे तो BS और IS हो जाएगा। तो निवेशी है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, BP गुणा IP बराबर क्या हो जाएगा, VS गुणा IS, ठीक है। या हम उसको लिख सकते हैं VS बटे VP बराबर, इसको इधर ले आए, इसके नीचे ये ले आए, इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा IP अपॉन में IS। ये हम क्या कर सकते हैं, VS BP ये सब बराबर जब हो गए तो लास्ट में एक सूत्र हम लिख सकते हैं, क्या, लास्ट में सूत्र आपको मिल जाएगा क्या, VS अपॉन BP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS।
बराबर आर। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा अच्छी तरह से। हालांकि प्रश्न ये पूछा नहीं गया है कि इसकी दक्षता क्या है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बार बार जो है ये ट्रांसफार्मर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर तैयार कर लें, 2026 में जरूर आएगा। देख लिया, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं इसका। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या होगा? निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। यह बात मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो परिभाषा है वो क्या है? ट्रांसफार्मर से निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की क्षमता कहते हैं। अब ये क्षमता जो है वो ईटा होती है। निर्गत शक्ति आपको पता Vs गुणा Is होगी और बटे में क्या हो जाएगा? निवेशी शक्ति Bp गुणा Ip होगी। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? Bs गुणा Is बटे में Bp गुणा Ip और गुणा में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, एक चीज हम आपको और बता दें, जो ईटा है, ईटा की वैल्यू हमेशा 1 से 1 होती है, क्योंकि जितने भी हम वोल्टेज देंगे उसका हम पूरा आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ना कुछ भाग उसका ऊष्मा या अन्य भाग रूपों में जो है वो क्षय हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ईटा की जो वैल्यू है 1 रहती है। अब जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर हैं उनकी जो दक्षता है वो 90% से लगा के 95% तक होती है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर है, कैसा है? आदर्श ट्रांसफार्मर, इसकी 100% होती है, अर्थात ऐसी स्थिति में ईटा का जो मान है वो 1 होगा। कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका जो है भाग ऊष्मा के रूप में जरूर खर्च हो जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, एक बार देख लें और तैयार जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिद्धांत, रचना, कार्यविधि ये सब तैयार कर लें 2026 के लिए। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है, वो न्यूमेरिकल भी हम आपको बताते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसका न्यूमेरिकल है, ये 2 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें कहा गया है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और सप्लाई वोल्टेज और प्रतिबाधा दे रखी है। द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा बताइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220, द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए। तो आपको प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो होती है आपकी NP प्राइमरी, ये 1100 दे रखी है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS ये दे रखी है 110। ठीक है, और साथ में प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई हमेशा हम प्राथमिक कुंडली में देते हैं, इसलिए इसका जो वोल्टेज है Bp बराबर दिया है प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट। ठीक, अच्छा, और क्या दे रखा है? द्वितीय कुंडली में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कहते हैं प्रतिरोध के लिए। द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध हो जाएगा RS कह सकते हैं आप इसे। ये दिया हुआ है आपको कितना? ये दिया है 220 ओम, ये दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा जो है वो IS आपको IP निकालना है, IP आपको फाइंड करना है।
आईपी निकालने के लिए देखिए हमारे पास सूत्र कौन कौन से हैं। सूत्र हमारे पास है क्या, वीएस अपान बीपी बराबर एनएस अपान एनपी और आईपी अपान आईएस, धारा में उल्टा होता है धात्विन्यास का, ठीक है, बराबर आर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखो क्या क्या चाहिए दिया हुआ है, बीपी है हमारे पास और वीएस नहीं है, धारा आईपी निकालना है तो एनएस हमारे पास है, एनपी है, आईपी और आईएस में से कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से आईएस निकाल लें। आईएस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आपको बीएस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे करके, इस फार्मूले से, इसको थोड़ा थोड़ा कट करके देखिए। तो यहाँ से बीएस अपान बीपी बराबर हो गया एनएस अपान एनपी। यहाँ वैल्यू रख दीजिए इसकी, बीएस की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और बीपी कितना है आपका 220, एनएस कितना है 110, एनपी कितना है 1100। तो ये कट गया, इससे आपका क्या होगा यहाँ 10 बचा। तो इस तरह से आपका ये आ गया, ठीक है। तो बीएस बराबर आपका आ गया 22, ठीक। अब क्या करेंगे, बीएस जब निकल गया उसके लिए आरएस दिया हुआ, तो इससे क्या करेंगे आप आईएस निकाल लीजिए, क्योंकि आई बराबर बी अपान आर होता है। तो ये आईएस बराबर हो जाएगा आपका बीएस अपान में आरएस। बीएस का मान कितना है 22 है और इसका मान 220, तो 1/10 आ गया, ठीक। ये 0.1 कह सकते हैं इसके लिए। अब हम दोबारा फार्मूला लगाएं, हमें मान चाहिए आईपी का, तो दोबारा फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं एनएस अपान एनपी बराबर आईएस अपान आईपी। इससे क्या करेंगे हम, वैल्यू रख दीजिए, एनएस का मान 110, एनपी का मान 1100 बराबर आईएस का मान कितना है 0.1, आईपी का मान निकालना है हमें, तो ये कट जाएगा इससे 1, यहाँ आएगा 10। तो आईपी इधर जाएगा, ये इसके बदले, तो ये आपका आईपी बराबर आ जाएगा ये उल्टा लगेगा, इसको सही करिए आप, यहाँ उल्टा होता है, ये तो ध्यान देना है, यहाँ होता है आईपी अपान आईएस, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आईपी का मतलब निकालना ही है, आईएस आपका 0.1 है, ठीक है। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा 0.1 अपान में 10। तो इस तरह से 0.01 ये आपकी एम्पियर प्राथमिक कुंडली धारा, ये आप अच्छी तरह से समझ गए हो, ठीक है। 0.1 की गुणा करेंगे तो इसके बटे में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा हुआ। इसके अथवा प्रश्न भी है एक, उस अथवा को भी हम पूरा कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लें सही से। इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, आगे बात करते हैं इसके अथवा क्वेश्चन की। उत्तर 8 का अथवा। उत्तर 8 के अथवा में कहा गया है कि एल लंबाई के एक तांबे की छड़ बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूम रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा वी एल स्क्वायर है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर छड़ के सिरों के बीच इतना 1/2 वी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ऐसे दिया, ओमेगा पहले दिया हुआ है, ओमेगा वी एल स्क्वायर, वो किधर भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक बी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक छड़ है उसको घुमाया, रोटेट किया, तो क्या होगा
जब रोटेट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धातु क्षण, तो उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत भार बल उत्पन्न हो जाएगा। और किस तरह से, ये है क्षण, इसकी लंबाई L है। जब इसको हम इस केंद्र O के पर्दा घुमाते हैं तो ये यहां पहुंच जाती है, इसकी ये लंबाई भी L है। और ये थी कोण जो है आपका d थीटा घूम जाती है, जिसको PQ ले लो, PQ इधर से इधर से घूम के जा रही है, P यहाँ ले लो, Q यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से नीचे ले लो। इसको यहाँ इस साइड में ऐसे घुमाया गया है, ठीक है। तो इसकी पहले हम इस भुजा का मान निकालेंगे, ये आपके L d थीटा हो जाएगी, हम बताएंगे कैसे आएगा ये। और शुरू करते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर रोटेट होती है और इसका चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से हम याद करेंगे, ये बात आपको हम बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए सब क्वेश्चन देख लो फिर से, क्या कहा गया है इसमें, ये बात हम आपको बता रहे हैं। देखो तो देखिए यहां से मान L लंबाई की छड़ धातु छड़ है, L लंबाई की तांबे की बेलक, तांबे की छड़ समान चुंबकीय क्षेत्र V में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जाती है, ठीक है। ये घुमाई जाती है तो क्या होगा, हमने मान लेंगे, मान छड़ dt समांतराल में d थीटा कोण घूम जाती है, ठीक है। और जब ये dt समांतराल में d थीटा कोण घूम जाएगी, अर्थात यहां से आप घूम गई, तो इसने क्या किया, क्षेत्रफल कवर कर लिया, इतना क्षेत्रफल इसने क्या किया, कवर किया। तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल छड़ द्वारा dt समांतराल में घेरा गया क्षेत्रफल। अब जो कोण थीटा बना दी है तो यहां क्षेत्रफल भी dA होगा, क्या होगा, वक्रीय त्रिभुज कौन सा, OPQ का क्षेत्रफल। अभी कोण थीटा जो है वो छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये जो PQ है ये कैसे मिलेगा, कैसे पता लगा हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, ठीक है। अब आधार यहाँ पर क्या है, OP लिख लो, चाहे OQ लिख लो, OP गुणा लंब आपका हो गया PQ, ठीक है। ये जो दूरी है, जैसे मान लीजिए क्या है, अगर ये छोटा सा कोण बिल्कुल बना रहा है तो ये दूरी है बिल्कुल आपकी स्ट्रेट जैसी दिखेगी, है ना। तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1/2 आधा गुणा लंब लगा देते हैं। अब OP का मान तो पता है हमें L है, लेकिन PQ का नहीं पता है। PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं क्या होता है, PQ क्या चाप है, चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या, ठीक है। चाप होना चाहिए।
तो आपका ये हो जाएगा 1/2। चाप निकालना है, चाप बराबर त्रिज्या गुणा चाप, या चाप गुणा त्रिज्या एक ही बात है, कोण, त्रिज्या गुणा कोण। तो चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण होता है, चाप आपका है कितना PQ, त्रिज्या है आपकी R की जगह क्या हो जाएगा L आ जाएगा, ये त्रिज्या L है, कोण कौन सा है d थीटा। तो इस तरह से L d थीटा जो PQ का मान हमने लिखा है उस तरह से आ जाता है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ये बल्ब उठा के यहाँ रखते हैं, इसमें ये बल्ब रखेंगे तो क्या आएगा देखो, देखिए यहाँ रखेंगे तो DA बराबर क्या हो जाएगा, DA बराबर 1/2 PQ का OP का मान है L गुणा L d थीटा। तो DA बराबर हो गया 1/2 L स्क्वायर d थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है फैराडे के नियम से E बराबर क्या होता है -d∅B/dt। तो यहां से क्या होगा देखो, तो पहले तो हम इन छड़ों के सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होता है -d∅V/dt। ठीक है, अब यहां से phi किसके बराबर होता है, phi आप जानते हैं, phi बराबर होता है VA के, चुंबकीय फ्लक्स phi बराबर VA, ये मान यहां रख दीजिए तो क्या आ जाएगा E बराबर -d और VA/dt। E बराबर क्या हो जाएगा, ये V जो है इधर ले आइए, V dA/dt। ठीक है, अब एक ही वैल्यू क्या है आपके पास, एक ही वैल्यू यहाँ दी हुई है, देखो ये, तो इसको यहाँ रख दीजिए L की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -VD/dt और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 L स्क्वायर d थीटा। ठीक है, तो 1/2 इधर ले आइए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका E बराबर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, और L स्क्वायर कर लीजिए, V और L स्क्वायर कांस्टेंट हो गए, तो d थीटा ओवर dt हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे अब, d थीटा ओवर dt क्या है, कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है d थीटा ओवर dt। तो इसलिए मान लीजिए क्या आएगा आपके पास आ जाएगा यहां से E बराबर -1/2 VL स्क्वायर और गुणा में ओमेगा, इसको सिस्टम में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा VL स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस चिन्ह है इसको हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है वो केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अगर आप शुरू लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं इसकी, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको ऐसे ही आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सेट आपका समाप्त होता है और अगले सेट के लिए फिर हम चलते हैं तीसरा सेट। जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें जो नवा क्वेश्चन है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ट्रांजिस्टर से है, दोनों खंड इसके, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा और इस वीडियो को जरूर आप देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा
आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।